बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑड टू ऑटम। ऑड का मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एक ऐसी गज़ल जिसमें या एक ऐसी पोएम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेजरेशन के साथ किसी की खूबसूरती को बयान किया जाता है। गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल एक ऐसी नज़म को कहते हैं, ऑड एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हद से ज़्यादा खूबसूरती का बयान होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसको ऑड कहते हैं। और ऑड टू ऑटम का क्या मतलब हुआ? ऑड टू ऑटम का मतलब है कि जनाब किसी भी ऑटम की खूबसूरती के बयान में लिखी गई नज़म को हम कहेंगे जी ऑड टू ऑटम है। सबसे पहले ऑड टू ऑटम का थोड़ा सा बेटा मैं इंट्रोडक्शन देती चलूँ। ऑड टू ऑटम बेसिकली कीट्स के बारे में ये मशहूर था कि इसमें कल मैंने आपको लेसिंग की एक कोट लिखवाई थी। लेसिंग्स आर नोटेड जर्मन पोएट सेज enough that through these two said that truth and expression which is most ugly in nature have been changed into a beauty of art। ठीक है, जो मोस्ट अगली है नेचर में उसको चेंज कर दिया जाता है इनटू द ब्यूटी ऑफ आर्ट। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो क्या है यहाँ पे कि वो कहता है कि यहाँ पे अब वो पूरी जो पोएम है वो 3 स्टैंजास पे बेस करती है। द वेरी फर्स्ट स्टैंजा जिसके अंदर वो राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं, 3 स्टैंजास है। एवरी स्टैंजास हैज 11 लाइन्स। हर स्टैंजा के अंदर जो है हम 11 लाइन्स देखेंगे। पहला जो स्टैंजा है वो राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स को शो करता है। दूसरा जो स्टैंजा है वो हार्वेस्टिंग को शो करेगा। और जो थर्ड स्टैंजा है वो ऑटम सीजन की ब्यूटी को शो करता है। ठीक, तो वो जो है ऑटम सीजन जो है ऑटम सीजन जो है इसकी ब्यूटी को बयान करेगा और उसको कंपेयर करेगा समर सीजन के साथ। ऑटम एक ऐसा सीजन है जो कि मोस्ट अगली समझा जाता है। सैड टोन में, पैसिमिस्टिक टोन में इसको लिखा जाता है। लेकिन कीट इज ओनली वन ऑफ द पोएट जिसने ऑटम सीजन की खूबसूरती के बारे में हमें बयान किया। ठीक है, तो ये सारा इसका इंट्रो है और इसके अंदर ये सारी जो सीजन है इसकी खूबसूरती, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, किस किस्म की वहां पे हार्वेस्टिंग होती है और क्या होता है, ये सारा हमें यहाँ पे अभी ऑड टू ऑटम के अंदर पता चलेगा। स्टार्टिंग में ही वो कहता है कि ऑटम जो है वो क्या है? सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, ये जो है सीजन है मिस्ट, मेलो एंड फ्रूटफुलनेस। अब हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। In Ode to Autumn, John Keats vividly describes the 3 stages of autumn, from a season of mist and mellow fruitfulness through a time after the harvest and finally to the first sign of approaching winter। ठीक है, और ऑड टू ऑटम में जॉन कीट्स जो है वो विविडली 3 स्टेजेस ऑफ ऑटम को डिस्क्राइब करता है। और हम और वो फिर इन 3 स्टेजेस ऑफ ऑटम को इन 3 स्टैंजास के अंदर डिवाइड करता है और वो 3 स्टैंजास बेस करते हैं 11 लाइन्स के ऊपर। ठीक है, तो अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस थ्रू अ टाइम आफ्टर द हार्वेस्ट एंड फाइनली टू द फर्स्ट साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर। ठीक है, एक तरफ तो वो क्या करता है, एक हार्वेस्ट का टाइम यानी कि सबसे पहले स्टैंजा के अंदर वो बताता है कि किस तरीके से राइपेंड होते हैं फ्रूट्स। नंबर 2 में वो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स को बताता है और फाइनली वो बताता है कि जो साइंस है अप्रोचिंग विंटर और उसकी जो ब्यूटीज हैं वो क्या है। जॉन कीट्स वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक genre। Written in September of 1819, this piece is regarded as his most achieved ode। Keats totally accepted the natural world with its mixture of ripening, fulfillment, dying। ठीक है, कीट्स ने टोटली इस नेचुरल वर्ल्ड को एक्सेप्ट किया है, उसकी तमाम तर खूबसूरतियों और बदसूरतियों के साथ। ठीक है, राइपनिंग, फुलफिलमेंट, डाइंग एंड डेथ, सबके साथ उसने नेचर को एक्सेप्ट किया है। व्हाट इज एन ऑड? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑड होती क्या है। एन ऑड इज अ पोएम दैट इज रिटन फॉर एन ओकेजन और ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एक ओकेजन पे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखी जाती है।
It is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual, describing nature etc. ठीक है, वो जो है एक एलोबरेटली स्ट्रक्चर्ड पोएम होती है जो प्रेज करती है, ग्लोरीफाई करती है एक ऐसे इवेंट को या इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करता है, नेचर एक्सेट्रा. और द इंग्लिश ऑड्स मोस्ट कॉमन राइम स्कीम इज ए बी सी डी ई. और इसकी ये जो इंग्लिश ये जो ऑड है मैंने आपको बताया कि हर स्टैंजा बेस करता है 11 लाइंस पे, और इसकी जो राइमिंग स्कीम ये आपके सामने है. Keats wrote to Autumn after enjoying a lovely autumn day. He described his experience in a letter to his friend Reynolds. सबसे पहले ये सारा जो है वो किस तरीके से एंजॉय करता है उस ऑटम सीजन को हम देखते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में अब मैं आपको स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेन करूंगी कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस वो ऑटम को कहता है. अब ये साथ इसके बेटा राइमिंग स्कीम भी लिखी हुई है, ठीक है. ये ए बी सी डी सी ई. और राइमिंग स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे लास्ट वर्ड होता है हम उसकी राइमिंग स्कीम यानी कि देखते हैं कि वो क्या साउंड उसकी प्रोड्यूस हो रही है. तो दैट इज द फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है नेस है या एस इसकी साउंड है, एंडिंग साउंड एस है, तो ये ए होता है. इसी तरीके से सन इज अ डिफरेंट साउंड फ्रॉम द एस, सो दिस इज द बी साउंड. फिर एस ब्लेस में फिर एस आ रहा है तो ये ए के साथ मिलता है, इसलिए ये और ये इन दोनों की राइमिंग स्कीम सेम है, तो हम इस पे ए लिखते हैं. और इसी तरह रन सन से मिलता है, तो ये जो साउंड है जो कि अनप्रोड्यूस हो रही थी इसको हमने बी साउंड कहा था, तो अन साउंड यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इसको कहते हैं ए बी बी ए बी. एंड देन सी में हमने इसको क्यों सी लिखा, क्योंकि हमने देखा ट्रीज इज अ डिफरेंट साउंड फ्रॉम लास्ट टू साउंड्स, तो हमने इसको सी कर दिया. और कोर इज द डी साउंड और शेल्स इज द ई साउंड, क्योंकि ये भी डिफरेंट है पिछली तमाम साउंड से. और फिर डी सी सी ई, ये आप जो पिछले जिस लाइन से जो साउंड मिलेगी हम उस हिसाब से उसकी राइमिंग स्कीम लिखते चले जाएंगे. यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो ऑटम में की राइपनेस को शो करता है. वो कहता है ये जो ऑटम है ये सीजन है राइपनिंग का, ये सीजन है मिस्ट एंड मेलो. मेलो कहते हैं राइप को, फ्रूटफुलनेस राइपनेस ऑफ द फ्रूट को कहा जाता है, ठीक. तो वो कहता है ऑटम जो है एक्चुअली ये सीजन है फ्रूटफुलनेस का. और फिर वो कहता है क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, और ये बहुत फास्ट फ्रेंड है, क्लोज बॉसम फ्रेंड है किसका, एक मैच्योरिंग सन का. वो सन जो कि फ्रूट्स को मिच्योर करता है, ठीक है, फ्रूट्स को मजीद राइपन करता है. तो ये जो है बॉसम फ्रेंड है सन का जो कि राइपन करता है इन फ्रूट्स को. कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड ब्लेस, यानी कि ये जो ऑटम सीजन है क्योंकि वो सन है वो कंस्पायर, यहाँ पे कंस्पायरिंग वैसे तो हम एक इवल नेचर में करते हैं ना कि कंस्पायर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है उसके साथ मतलब एक उससे कंस्पायर कर रहा है, उससे सरगोशी कर रहा है कि किस तरीके से लोड करना है इन फ्रूट्स को इन फ्रूट्स को जूसेस के साथ, और इनको किस तरीके से ब्लेस करना है, लाइक इनको किस तरीके से लोड करना है द फ्रूसिटी और ब्लेस विद फ्रूट्स द वाइन्स, ठीक है, उनको वाइन्स से किस तरह ब्लेस करना है, विद फ्रूट्स द वाइन्स के फ्रूट्स को वाइन से किस तरीके से ब्लेस और लोड करना है. दैट राउंड दैट इवन ईव्स रन, जो कि लिपटी हुई हैं एक थैच ईव रन, यानी कि वो बेलों की शक्ल में सब लिपटी हुई हैं. अब ये एक्चुअली अंगूर की बेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि किस तरीके से ये अंगूर की बेल थी एज बेसिकली रूफ को कहा जा रहा है, ये वो बेलें हैं उनको किस तरीके से लोड करना है विद द फ्रूट्स ऑफ वाइन, फ्रूट्स विद वाइन्स. तो वो कहता है कि ये वो बेलें जो कि एक रूफ के ऊपर, एक थैच के ऊपर, झोपड़ी की रूफ के ऊपर जो चढ़ी हुई है, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और वो बेंड हो गई हैं एप्पल्स के साथ. एप्पल्स जो हैं वो फुल हो गए हैं जूसेस के साथ, और वो जो बेंड हो गए यानी कि झुक गए हैं द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, वो जो मोस्ट कॉटेज ट्रीज हैं एप्पल्स के वो भी झुक गए हैं क्योंकि उसके अंदर ऑटम ने इतना फ्रूट, इतना जूस पैदा कर दिया. दोज आर फुल ऑफ फ्रूट, मतलब वाइन से इतने भर गए हैं. एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और ये ऑटम सीजन ही है और ये कॉन्स्पिरेशन है किसकी, सन की और ऑटम सीजन की,
कि अब वो जो राइपनेस है कि फ्रूट्स जो है वो कोर ऑफ राइपनेस पे पहुंच गए, टू स्वेल द गाउड। और क्या है, ये जो फ्रूट्स हैं, सेकेंडली ऑटम्स जो है वो कहता है, वो प्लान करता है सन के साथ, कंस्पायर करता है कि हाउ टू ओवरलोड बेंड विद एप्पल्स द वेरी ओल्ड मॉसेस कवर ट्रीज ग्रोइंग बिसाइड द कॉटन। फिर थर्डली वो क्या कहता है कि किस तरीके से इनको, अब ये सारी कॉन्स्पिरेशन चल रही है इनकी, ठीक है, कि किस तरीके से हमने जो है वाइन से भरना है फ्रूट्स को, किस तरीके से इतना एप्पल्स को स्वेल कर देना है कि वो झुक जाए, और टू फिल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और इसके राइपनेस टू द कोर जो है वो हमने भर देना है कि ऑटम प्लांट्स एंड सन हाउ टू फिल द कोर ऑल फ्रूट विद राइपनेस। उसके बाद जो फोर्थ चीज है वो क्या कहता है, टू स्वेल द गाउड एंड प्लम द हेजल शेल। और फिर फोर्थली autumn plants with the sun how to swell या cause to grow big the gourd। gourd बेटा एक फ्रूट को कहा जाता है कि किस तरीके से गाउड को जो है वो भरना है। इसको कद्दू, मतलब गाउड एंड प्लम बेसिकली ये कद्दू से रिलेटेड, तोरी कद्दू से रिलेटेड सारी ये सब्जियां, ठीक है। तो प्लम द हेजल शेल्स के इनको किस तरीके से भरना है। फिर वो कहता है कि फिफ्थली, यहाँ पे देखिए प्लम द हेजल शेल। फिफ्थली सन जो है कंस्पायर करता है, या ऑटम प्लान्स विद द सन हाउ टू प्लम मेक पल्पी इन फुल राउंड शेप ईच हेजल शेल विद स्वीट कर्नल। किस तरीके से इनको स्वीट कर्नल के साथ हमने प्लम करना है, भरना है कि ये मोटे ताजे हो जाए। टू सेट प्लम, आपको पता कद्दू को ही कहते हैं, ठीक है। टू सेट बडिंग मोर, और फिर जो है मजीद वो सिक्सली ऑटम प्लान विद सन हाउ टू सेट बडिंग इन इट्स लेटर पार्ट मोर, मजीद इसकी बडिंग कैसे करनी है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर बीज। और फिर ये सारी कंस्पायरेशन किसकी हो रही है, सन की और ऑटम सीजन की, और किस तरीके से इसमें इतने फ्लावर्स पैदा कर देने हैं कि बीज जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीन, यहाँ तक के मोर एंड मोर बीज के कलेक्ट करेंगे मोर एंड मोर फ्लावर्स for the bees to collect honey therefore until they think that warm days will never cease। उनको लगे कि ये जो warm days हैं वो तो कभी खत्म होंगे नहीं। for summer has overwhelmed their clumsy cell, क्योंकि वो जो summer ने उनका स्टिकी सेल्स ऑफ बी हाइव्स जो है उनको भर दिया, ओवरब्रेम कर दिया, जो कि एक एन आर्टिफिशियल हैबिटेशन फॉर बीज है, ठीक। तो इन फर्स्ट स्टैंजा कीट्स जो है वो एक पिक्चर पेंट करता है कि ये एक सीजन है मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस का। इसको यूज किया जाता है इन कंजक्शन विद द यूज ऑफ द इमेज ऑफ मेच्योरिंग सन, ठीक है। एक मेच्योरिंग सन के साथ जो है उसकी कॉन्स्पिरेशन चल रही है, वो कॉन्स्पायर कर रहा है, वो प्लान कर रहा है कि विच राइपन्स द ऑटम हार्वेस्ट ऑफ द व्यू एंड द फ्रूट्स। He described the fruit being ripened to the core, gouts and swell, the hazelnut, plum, and trees behind for the weight of apple. So the first stanza described quite vividly the fruitfulness and abundance of life। कल मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम इसकी जो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन, सॉरी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करते हैं। बेटा ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसी तरह का होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में इस सारी लाइन को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इन द पोएम टू ऑटम the initial impression was we get is that Keats is describing a typical autumn day with all its color and images। एक टिपिकल ऑटम डे को वो डिस्क्राइब करता है अपने तमाम कलर्स और इमेजेस के साथ। ऑन डीपर रीडिंग इट बिकम्स एविडेंट दैट पोएम इज रादर अ सेलिब्रेशन ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्टेंस दैट डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ। और फिर पोएम के अंदर ऑटम जो है, ऑट टू ऑटम, वो एक इनिशियल इम्प्रेशन है जो कि वो बताता है ऑटम्स के कलर्स के बारे में, एक इमेज के बारे में। बेटा यही तरीका होता है। देखिए फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जब भी हम स्टैंजा को का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो वेरी फर्स्ट स्टैंजा के अंदर या जो भी हमारा पैराग्राफ होता है उसमें हम इसी तरीके से बयान करते हैं। और ये देखें लास्ट 3 to 4 लाइंस के अंदर उसने इन कुछ लाइंस को क्रिटिकली एवेलुएट कर दिया कि वो उसके कलर्स की बात कर रहा है, उसकी डीप रीडिंग की बात कर रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ द साइकिल ऑफ द लाइफ एंड एक्सेप्टेंस दैट डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। डाइंग और कलर सबकी वो बात करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी आती हैं और क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी आती हैं। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन दो तरीके से होती है, या तो आप स्टेंजा बाय स्टेंजा कर दें, नंबर 2, या फिर आप
जो है थीमेटिकली उसको एवेल्युएट करता है। यहाँ पे देखें, Keats describe autumn with a series of specific, concrete, vivid visual images. The stanza begins with autumn at the peak of fulfillment and continues the ripening to an almost unbearable intensity. Initially, autumn and the sun load and blessed by ripening the fruit, but apples become so numerous that their way bends the trees, the gourd swell and hazelnut plum. ठीक है, एप्पल्स जो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनका वेट जो है वो बेंड कर देता है ट्रीज को। और क्या है, द गाउट स्वेल, और गाउट्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और हेजल नट्स जो हैं वो प्लम हो जाते हैं, वो भी फूल जाते हैं। This fertility has no end is suggested in the flower and bee images in the last four lines of stanza. Keats refers to more later flowers budding. The in form of word suggests activity that is ongoing or continuing. The potentiality overwhelming number of flowers is suggested by the repetition and still more flowers. The bees cannot handle this abundance for their cells are overbrimmed. In other words, their cells are not just full but are overfull or brimming with honey. ठीक है, overbrimmed क्या है? In other words, cells जो हैं खादी जो है वो full नहीं है बल्कि वो overbrimmed है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं जिसके अंदर जॉन कीट्स जो है वो पर्सोनिफाई करेगा। ठीक है, वो ऑटम को पर्सोनिफाई कर रहा है, वो हार्वेस्टिंग सीजन को पर्सोनिफाई करेगा। और हम देखते हैं कि वो किस तरीके से इन सारे जो हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है उसको किस तरीके से वो एक लाइवली टोन में बयान करता है। वो एक खेत, एक फील्ड की, अब हमें पहले तो उसने बाग की या फ्रूट्स की हमें मिसाल दी थी, अब वो हमें खेतों की बात करेगा। वो कहता है, हु हैड नॉट सीन दी ऑफन अमिड द स्टोर। अब वो कहता है, ओ ऑटम, हु हैज नॉट ऑफन सीन यू स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अमिड द स्टोर यानी कि अब वो ऑटम से एड्रेस करता है कि ऑटम जो है वो एक ऑफन ऑफन अमिड दी ऑफ्ट क्या है, ऑटम इज द सीजन ऑफ प्लेंटी इन द मिडेस्ट ऑफ प्लेंटी और अबंडेंस। ठीक है, वो उसको कहता है कि तुम मतलब इस तरह के सीजन हो कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स है। ठीक है, हु हैड नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर कि इतने who has not often see you standing in the middle of crops ripened by you। तो कि ये ऑटम सीजन होता है जिसके अंदर इतनी ज्यादा राइपनिंग ऑफ द क्रॉप्स देखी जाती है। समटाइम्स whoever seek abroad may find, और वो कहता है whoever seek you outdoor abroad may find you sitting quiet, find the sitting carelessly on a granary floor। ठीक है, ग्रेनरी फ्लोर यानी कि वो जो स्टोर होता है ना जिसके अंदर ग्रेन्स जो हैं उसको स्टोर किया जाता है या स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स उसको कहा जाता है। तो वो कहता है कि कौन किसने तुम्हें, अगर कोई दूर से देखे तो शायद उसको लगे कि ऑटम जो है वो एक ऐसा सीजन है जो कि एक ग्रीनरी फ्लोर के अंदर ऊपर बैठा हुआ है। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि ऑटम सीजन इज सो मच फुल ऑफ ग्रेन्स कि ऐसे लगता है जैसे वो दूर से देखा जाए तो वो जैसे कोई ग्रीनरी फ्लोर। अब वो उसको पर्सोनिफाई कर रहा है कि वो सिट कर रहा है ऑटम सीजन को, वो पर्सोनिफाई कर रहा है कि ऑटम सीजन इज सिटिंग ऑन केयरलेसली ऑन अ ग्लेरी फ्लोर। ठीक है, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड, और तुम्हारे जो हेयर्स हैं वो विनोइंग वाइंड। ठीक है, उस विनोइंग वाइंड यहाँ पे वो जो ये कंपाउंड वर्ड है बेसिकली विनोइंग वाइंड, और दूसरा ये जो ब्लोइंग टू विनो यानी कि सेपरेट द शेफ फ्रॉम ग्रेन्स। अगर किसी को पता हो, किसी ने कभी देखा गंदम को की सफाई होते हुए, उनको विनोइंग वाइंड मशीन्स के अंदर डाला जाता है ताकि वो सारी साफ हो जाए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अब वो जब उड़ती है ना, मतलब उसकी धूल वगैरह उड़ती है, तो वो उसकी बात कर रहा है कि भाई किसने तुम्हें नहीं देखा कि जो तुम जो है जब ही में सी यू हेयर बीइंग लिफ्टेड एंड वेव्ड सॉफ्टली बाय द वाइंड दैट इज ब्लोइंग टू विनो। ठीक है, विनो कहते हैं सेपरेट द शेफ फ्रॉम ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन से वो जो शेफ है CHAF शेफ। ठीक है, तो शेफ को जो अलहदा किया जाता है एक्चुअली उसको, तो वो कहते हैं तुम्हारे तो हेयर्स भी जो है वो ब्लो करते हैं विनोइंग वाइंड से, और ऑन अ हाफ रीड फॉर साउंड असलीप, और तुम जो हो हाफ रीड फॉलो यानी कि तुम जो हो मतलब एक एंजॉय करते हो योर स्लीप को ऑन अ फरो। फरो कहते हैं अ नैरो ट्रेंच
मेड इन ग्राउंड बाय फ्लो, यानी कि वो जो नदी होती है, वो जो एक फरो होती है, वो जो खेतों की मतलब बिन इसको अब हम क्या कहेंगे, एक ट्रेंच होती है, तुम उसके अंदर मतलब हाफली asleep होते हो, ड्राउज विद फ्यूम ऑफ पॉपीज, और तुम जो हो ड्राउज होते हो, ही में सी यू, यानी कि वो जो एक वो एक्चुअली किसकी ही कौन है, वो जो दूर खड़ा बंदा तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें फील कर रहा है कि ये तुम ही हो ऑटम, कि तुम जो हो, ही में सी यू ड्राउजिंग विद फ्यूम वेपर ऑफ पॉपी, कि वो जो है वेपर ऑफ पॉपी से भरा हुआ है, या ड्राउज हो गए हो तुम वेपर्स ऑफ पॉपीज। पॉपीज एक्चुअली जब गंदम की कटाई होती है या खेतों में क्रॉप्स की कटाई होती है, तो पोपीज जो है वो वैसे ही एज ए झाड़ियां उगाते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई जब वहां पे सफाई हो रही होती है, कटाई हो रही होती है गंदम की या वहां की क्रॉप्स की, और उनकी विनो हो रही होती है, तो तुम हाफ ड्राउ स्लीप होते हो विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। फ्यूम ऑफ पॉपीज, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा होती है पॉपीज, और पॉपीज वैसे ही इससे ओपियम भी बनती है ना, नशा है एक। और वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट, और जबकि तुम्हारे जो हुक होते हैं, यानी कि तुम्हारी जो दरांती होती है, दरांती पता है ना, जिससे फसलें काटते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जो हुक होते हैं वो नेक्स्ट स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट, वो क्या करते हैं, वो स्पेयर करते हैं नेक्स्ट स्वेट को, यानी कि आरिज ऑफ ग्रास और कॉर्न्स लाइन अंडर बीइंग कट, यानी कि वो तैयार हैं नेक्स्ट वो जो झाड़ियां जो है वो साफ करने के लिए, या नेक्स्ट जो क्रॉप्स है उनको काटने के लिए। एंड इट्स ट्वाइंट फ्लावर्स, और इसके सॉरी इट्स ट्विन फ्लावर्स, यानी कि पॉपीज को काटने के लिए तैयार हैं, और उसके ट्विन फ्लावर, पॉपीज जो होते हैं वो ट्विन फ्लावर होते हैं, यानी कि उसकी टू पेटल्स होती हैं, टू पेटल फ्लावर है, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और तुम कभी कभार क्या होते हो, तुम एक ग्लीनर की तरह होते हैं। ग्लीनर क्या होता है? ग्लीनर इज बेसिकली gleaner one who gather ears of corn after the harvest, ठीक है। वो कॉर्न्स इकट्ठे करता है आफ्टर द हार्वेस्ट, उसको जो है वो ग्लीनर कहा जाता है। वो कहता है ऐसे लगता है जैसे कभी कभार तुम एक ग्लीनर की तरह हो, ठीक है, जो कि क्रॉप्स इकट्ठी करता है आफ्टर द हार्वेस्ट। और डाउ कीप स्टेडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, जैसे तुमने कीप किया हो अपना स्टेडी लेडन हेड, अपना हेड जो है अक्रॉस द ब्रूक, ब्रूक बेटा एक स्मॉल स्ट्रीम को कहते हैं, जैसे तुमने अपना सर जो है वहां से उठाया हुआ और तुम वहां से वो सारे जो कॉर्न्स के सीड है वो इकट्ठे कर रहे हो। और बाय साइडर प्रेस, साइडर प्रेस जूस निकालने की मशीन को कहते हैं। एप्पल साइडर प्रेस आपने सुना होगा, ठीक है, और एप्पल साइडर विनेगर भी आपने सुना होगा। ये जो साइडर प्रेस होता है, वो जो एप्पल साइडर विनेगर है ना, वो यहाँ से एक्चुअली आता है विद पेशेंट रूम। या फिर तुम कहीं साइडर प्रेस के करीब हो कि यहाँ से फ्रूट का जूस निकलेगा, और तुम बड़ा पेशेंटली उसको देख रहे हो, द लास्ट ओजिंग ऑफ बाय ओज, के आखिरी कतरा भी जब तक नहीं निकल जाता तुम वहीं पे खड़े रहते हो, ठीक है। वो ऑटम को कह रहा है। In second stanza, the speaker described the figure of autumn as female goddess, often seen sitting on granary floor. इसको हम फीमेल गॉडेस तो नहीं कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि वो पर्सोनिफाई करता है ऑटम को एज सिटिंग ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? एक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को ह्यूमन ट्रेट्स दे देना, एनिमेटेड ट्रेट्स दे देना, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफाई। जैसे हम कहते हैं ना चांद जमीन पे उतर आया, अब उतर कोई चांद तो उतर नहीं सकता, वो तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन क्या है कि इंसान जो है वो उतर सकता है, जहाज उतर सकता है, परिंदा उतर सकता है, तो फिर हम क्या कहते हैं, चांद को पर्सोनिफाई कर दिया गया। इसी तरीके से ऑटम भी एक सीजन है, ठीक है, हमारे लिए बस ऑटम एक सीजन है, एक शायद एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जो आता है और चला जाता है, और उसने इसको एक पर्सोनिफाई कर दिया है। तो ऑफन सिटिंग ऑन ग्रैंडी floor, her hair soft lifted by wine, and often seen sleeping in the fields or watching a cider press squeezing the juice from apples. The second stanza has a bit of different approach where Keats is addressing someone, ठीक है। ये जो second stanza है उसमें जो है वो किसी से बात कर रहा है। He personifies autumn as a woman, for her refers to autumn by thy hair is soft lifting by winnowing wine, ठीक है। वो उसको पर्सोनिफाई करता है, जैसे ऑटम कोई विमेन है,
और उसके बाल जो है वो लहरा रहे हैं। इन लाइन 12 ही एड्रेसेस ऑटम टू रिटोरिकल क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, रिटोरिकल, बार बार वो क्वेश्चंस करता है उससे। It is clear that autumn is the time of harvesting, gathering and preparing for winter that lies ahead. ठीक है, ऑटम जो है क्योंकि विंटर से पहले आता है, विंटर को वेलकम करने के लिए आता है, तो वो कहता है कि ये तो टाइम होता है हार्वेस्टिंग का, गैदरिंग का or preparing for winter that lies ahead. The stanza ends appropriately in that it literally describes the process of last apple being pressed for cider, but more importantly, it describes the last breaths of life being squeezed out of autumn. ठीक है, ये जो है क्या है, स्टेंजा जो है एंड होता है अप्रोप्रिएटली इन दैट ये लिटरली डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ लास्ट एप्पल्स को, ठीक है, जो कि प्रेस होते हैं साइडर से जब तक उसका आखिरी कतरा भी नुचड़ नहीं जाता। और मोर इम्पोर्टेंटली ये डिस्क्राइब करता है लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ को, जो कि बीइंग स्क्वीज्ड आउट ऑफ ऑटम। ठीक है, ऑटम से जो लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ जो है वो स्क्वीज होता है, उसको वो शो करता है। अब इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि ऑन गोइंग राइपनिंग ऑफ स्टैंजा 1 which if continued would become unbearable has neared completion. This stanza slows down and contains almost no moment. Autumn personifies as a reaper or a harvester, crosses a brook and watches a cider press. Some work remain, the furrow is half reaped, the winnow here refers to ripe grain still standing, and apple cider is still being pressed. However, the end of cycle is near, the press is squeezing out the last oozings. Notice that he describes a reaper who is not harvesting and who is not turning the press. अगर देखा जाए यहाँ पे तो कीट्स जो है वो एक रीपर को एक्चुअली डिस्क्राइब करता है, जो कि ना तो हार्वेस्टिंग कर रहा है, ना ही वो प्रेस कर रहा है किसी मतलब टर्निंग द प्रेस, ठीक है, ना ही वो फ्रूट्स निकाल रहा है। Is the personification successful? That is, does nature become a person with personality, or does nature remain in abstraction? Is there a sense of depletion of things coming to end? Does the slowdown of process suggest stopping, dying, or death? Does the personification of autumn as a reaper with shade suggest another kind of reaper, the grim reaper? नेक्स्ट उस पर चलते हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। अब वो जो है लास्ट स्टैंजा में पर्सोनिफाई करता है, और अब थर्ड स्टैंजा इज द लास्ट स्टैंजा जिसके अंदर वो बताता है, यानी कि सेकंड लास्ट स्टैंजा में तो उसने पर्सोनिफिकेशन यूज की, अब वो कंपेयर करेगा स्प्रिंग सीजन को विद द ऑटम, और वो एड्रेस करता है अब स्प्रिंग सीजन को कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, कहाँ पे है वो सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, और ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज दाई म्यूजिक टू। वो कहता है उनके बारे में मत सोचो ऑटम, तुम्हारा तो अपना म्यूजिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें थर्ड स्टैंजा के अंदर स्पीकर जो है ऑटम को बताता है कि तुम सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में इतना ज्यादा वंडर्ड मत हो, बल्कि तुम्हारा तो अपना एक लिसनिंग म्यूजिक है। while barred clouds bloom the soft dying day and touch the stable plains with rosy hue, then in baleful shore the small gnats mourn among the river shallows born aloof। फिर वो कहता है जब बार्ड क्लाउड्स कौन से होते हैं, जब क्लाउड्स जो हैं हट जाते हैं, बादल छट जाते हैं, तो पीछे आप देखेंगे पतली पतली लाइनें रह जाती हैं। वो कहते हैं ये ऑटम सीजन की ब्यूटी है कि वो जो बार्ड क्लाउड्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं द सॉफ्ट डाइंग डे। ब्लूम कैसे करते हैं, आप कभी देखें कि ऑटम सीजन की शामें कैसी होती हैं, अब उन शामों को वो बड़ा खूबसूरती से, उन इवनिंग्स को बड़ा खूबसूरती से पर्सोनिफाई करता है, बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है कि वो जो ब्लूम कैसे होते हैं। मतलब वो कहता है कि सॉफ्ट डाइंग डे की वो जो ब्लूमिंग होती है, वो जो एक रोजी ह्यू होती है उसकी, वो जो एक आप देखें ऑरेंज एंड येलो कलर मिक्स हो रहे होते हैं, वो उस ह्यू की बात करता है कि मतलब वो जब नंबरलेस बार्स ऑफ क्लाउड जो है वो ब्लूम करती हैं या ग्लो करती हैं इन सॉफ्ट डाइंग डे एट द टाइम सनसेट, और फिर वो टच करती हैं विद रोजी ह्यू, सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्ट्रक्चरल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। ठीक है, वो कलर रेडिश कलर के साथ जो सबटल प्लेन्स को टच करती है। वो कहते हैं दूर से देखें ना आप कभी आसमान को,
क्या लगता है? आसमान और जमीन आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है वो जो स्टबल प्लेन्स है, जब वो आसमान और जमीन ऑटम में मिलते हैं और वो जो सनसेट जो है वो देखा जाता है और उसके जो रोजी ह्यूज हैं, दैट इज ओनली द ब्यूटी ऑफ द ऑटम, ठीक है। दैट इज नॉट सीन इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। देन इन वेलफुल शोर, और जैसे ही सन जो है वो सेट होता है तो उस वक्त क्या होता है, एक वेलफुल शोर, एक साउंड सुनी जाती है, एक वेलफुल यानी कि एक जब ये सारा कुछ जो है इवनिंग स्काई होता है तो उस वक्त क्या होता है, एक म्यूजिक सुना जाता है, वो किसका होता है, मॉर्नफुल, वेलफुल कहते हैं मॉर्नफुल। और यहाँ पे शोर बेसिकली कोरस को कहा जा रहा है, कोरस आपको पता है सॉन्ग को कहते हैं, ठीक है। वो जो मिल के एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सॉन्ग सिंग करते हैं, ठीक है। वेलफुल मॉर्नफुल एक सॉन्ग जो है वो सुनाई देता है, द स्मॉल नेट स्मॉल, जिसमें वेलफुल शोर एक्चुअली यहाँ पे हम इसको कोरस इन हार्मनी भी कहेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहता है देन योर म्यूजिक कैन बी हियर्ड इन मोurnful कोरस या शोर इन हार्मनी एंड कॉन्सोनेंस विद द स्मॉल नेट्स, नेट्स एक बाइटिंग फ्लावर, बाइटिंग बर्ड को, सॉरी बाइटिंग फ्लाई को कहते हैं, ठीक है, जो कि लेमेंट करता है अमोंग द रिवर सैलोस, ठीक है, जो कि लेमेंट कर रहा था, स्मॉल नेट्स मोर्न अमोंग द रिवर सैलोस। रिवर सैलोस पे वो जो है वो मॉन कटर, सेलोस किसे कहते हैं, अ लो ग्रोइंग विलो ट्री, ठीक है। तो वो जो दरियाओं के किनारे जो सेलोस ग्रो कर जाते हैं ना, उसकी बात कर रहा रिवर सेलोस, ठीक है। आप कभी देखें वो नदी नालों के किनारे भी उगे होते हैं दरख्त, उनको सेलोस कहा जाता है। वो फिर कहता है बॉर्न अलू फॉर सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लीव्स और डाइज, फिर वो कहता है वो जैसे हैं जैसे वो बॉर्न अलू, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, the nets are seen carried, born aloof, aloof हाई को कहते हैं, और sink drop down। वो जो नेट्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो कभी ऊपर जा रहे हैं born aloof, और सिंकिंग या नीचे की तरफ आ रहे हैं एज द लाइट वाइंड लिव्स और डाइज, जैसे वो जो लाइट वाइंड है उसकी हवा जैसे ऊपर नीचे होती है, उसी तरीके से ये जो नेट्स हैं जो कि मॉन कर रहे हैं और एक म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक ऑटम का सीजन है, उसमें वो ऐसे जैसे वाइंड ऊपर नीचे होती है, इसी तरीके से ये भी जो नेट्स हैं ये अलूफ एंड सिंक होते हैं, यानी कभी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और कभी नीचे की तरफ आ जाते हैं, या लाइक लाइक द वाइंड ब्लोज लाइव्स और स्टॉप्स, ठीक है, जैसे वाइंड ब्लो करती है और स्टॉप होती है, लाइव्स और डाइज यानी कि ब्लो एंड स्टॉप, ठीक है, जैसे जैसे वो ब्लो करती है स्टॉप करती है, तो उसी तरीके से ये नेट्स भी मूव करते हैं और अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्रीड फ्रॉम हिली बाउंड, और जो है लैम्प्स जो हैं एट दैट टाइम फुली मेच्योर या फुल ग्रोन लैम्प्स जो हैं कैन बी हेयर्ड ब्लीटिंग या फिर क्राइंग लाउडली, हैज क्रिकेटिंग, और या फिर हम इसको कहेंगे कि जो लैम्प्स हैं वो क्या कहते हैं, वाइल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द हिली बॉर्न अ स्मॉल स्ट्रीम जो है उससे पानी पीते हुए उनकी भी ब्लीटिंग की आवाज़ आती है, उनकी क्राइंग की आवाज़ आती है। हैज क्रिकेट सिंग्स, और इसी तरीके से हैज झाड़ियों को कहते हैं, वो कहते हैं हैज क्रिकेट्स जो है वो भी सिंग करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं टिड्डियाँ बोल रही हैं, ठीक है, ये वही वाले हैच क्रिकेट्स हैं, रात को आपको भी आवाजें आती होंगी। एंड नाउ विद टेरिबल साउंड द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप, और इसी तरह से अब एक जो है कहाँ गया, एंड नाउ विद ट्रेबल, ट्रेबल टेरिबल नहीं है, दैट इज द ट्रेबल, ठीक है। तो या अब जो है अब रेड ब्रेस्ट की एक विस्लिंग साउंड, ठीक है, ट्रेबल कहते हैं विस्लिंग साउंड फ्रॉम द क्रॉफ्ट एंड क्लोज पीस ऑफ अरेबल लैंड अटैच टू गार्डन, ठीक है, वो उसकी सॉफ्ट सी साउंड जो है वो सुनाई देती है, मेलोडियस, ट्रेबल कहते हैं मेलोडियस सॉफ्ट साउंड को, और रेड ब्रेस्ट विसल करती है गार्डन से, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और इसी तरह स्वेलोज जो है वो स्काई पे ट्विटर करती हैं, और ये सारी ब्यूटीज किसकी हैं, ये ऑटम की हैं। अब यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट ये नीचे तो बेटा आप वैसे खुद भी पढ़ लेंगे, मैंने बता दिया, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी बुक पे लिखे, मैं उनको रिपीट कर देती हूँ।
सुनते जाए. The poet asks often not to worry about the songs of spring in autumn, but autumn has its own music too, which is as good as spring music. ठीक है. और फिर बार्ड जो है यहाँ पे देखिए टू syllables है, has two syllables. Bar cloud means cloud lying in long bars, in the bars of cloud, and clouds with strips or streak like bars in evening, clouds glowing in the light of the day, द डे लाइट दैट इज स्लोली फेडिंग फ्रॉम द स्काई. ठीक है, वो फेड हो रही है लेकिन फेडिंग स्काई की से भी जो एक ग्लो पैदा हो रहा है वो उसकी खूबसूरती को बयान करता है. उसके बाद बार्ड क्लाउड्स को हम मजीद ये कह सकते हैं कि ये सेटिंग सन को शो करता है. while bars of cloud glowing in the light of the sun setting touch with soft warm glow the light of the day which is gradually fading from the earth and the sky. ठीक है, तो वो एक रोजी ह्यू फिर प्रोड्यूस करता है. और रोजी ह्यू को हम क्या कहेंगे कि एट सनसेट टाइम इन द इवनिंग दीज टू लाइंस टेकन टुगेदर मींस ओनली इन द इवनिंग टाइम. ठीक है, दोनों लाइंस को इवनिंग टाइम में कलेक्ट किया गया है. द आइडिया इज दैट वेयर एज द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स आर जनरली हियर्ड इन द मॉर्निंग व्हेन बर्ड्स वेक अप एंड सिंग द सॉन्ग्स ऑफ ऑटम आर हियर्ड इन द इवनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कहा जाता है कि सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग जो है वो मॉर्निंग में सुने जाते हैं, तो सॉन्ग्स ऑफ ऑटम जो है वो इवनिंग में सुने जाते हैं. फिर यहाँ पे गैदर्ड स्वेलोज की बात हुई है. स्वेलोज विच बिल्ड देयर नेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस इन समर gather together at the approach of winter and fly to warmer countries as they fly about in large numbers in the sky, twitter and chirp. This is a sign that winter is coming. ठीक है, swallows जो होती हैं वो एक्चुअली फिर जो है वो झुंड के झुंड जो है वो मूव कर जाते हैं वार्म कंट्रीज में. और जब वो इनकी ट्विटरिंग बहुत हाई हो जाए इट मीन्स कि विंटर जो है वो आने वाली है. ठीक है, तो इन थर्ड स्टैंजा इसके अंदर ये सारे ब्लीड फ्रॉम ये सारा बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. और थर्ड स्टैंजा में एक रिटोरिकल क्वेश्चन है अगेन, one reiterating the other whereas the songs of spring a where are they. The stanza is probably the bleakest of the three as there is direct reference to death. Words like soft dying may day mourn the light lives die are reference to the dying of the autumn. ठीक है, ये सब dying of the autumn को शो करता है. अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें. एनी क्वेश्चन क्लॉज? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट हमने अभी करना है कंपेयरिंग द क्लास ऑफ ऑट टू नाइटिंगेल एंड ऑट टू ग्रेशियन. अच्छा जी, यहाँ पे बेटा लिखें, कोट लिख लें आप. डेविड बार्किंस ने कहा, बहुत इजी कोट है, इट इज वेरी नियरली परफेक्ट पीस ऑफ स्टाइल. It is very nearly perfect piece of style. H.R. Hills ने लिखा है, in this unparalleled description of a richly beautiful autumn day, in this unparalleled description of a richly beautiful autumn day, he conveys to us all the peace. He conveys to us all the peace, जिसे हम अमन भी कहते हैं, PEACE. He conveys to us all the peace and comfort which his spirit receives. Which his spirit receives. Once Keats wrote